Hello and Jai Hind. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. Yes, my dear superstars, I am there to help you. Yes, I am your mentor and I am your support system for class 9th ICSE. तो चलिए आज ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमिडिटी आपको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है ह्यूमिडिटी, मतलब द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। अब आता है सर ये ह्यूमिडिटी करती क्या है और कहां है, हमें रियल लाइफ में बताइए। चलिए मैं आपके घर के एसी से शुरुआत करता हूं। हां, आपके घर में जो लगा एयर कंडीशनर है वो आपके रूम से गर्म हवा को लेता है, उस गर्म हवा को क्या करता है, वो ठंडा करता है, उसके मॉइस्चर को रिड्यूस करता है और आपका रूम कूल एज वेल एज डी-ह्यूमिडिफाई हो जाता है। तो यही ह्यूमिडिटी हमारी बॉडी के कंफर्ट को डिसाइड करती है। आइए इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझेंगे और एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको। इसके बाद आपकी कोर्स बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सारे नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने उसमें ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर जाइए ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारी वेबसाइट sirtarunrupani.com पर भी अवेलेबल है। तो चलिए हमारे राइजिंग स्टार्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, चैप्टर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। सर कोई नंबर है क्या? देखिए आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का नंबर, हाँ मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली 21%। नाइट्रोजन का नंबर इन द एयर, मैं कहूंगा हाँ 78%। तो वाटर वेपर का नंबर, देखिए वाटर वेपर का नंबर क्या है, फिक्स नहीं है, डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस करता है। अप्रोक्सीमेट परसेंट पूछेंगे तो मैं कहूंगा हाँ नियर 1% है। पर हमारी हवा में मौजूद ये भाप, ये पानी जो भाप के रूप में मौजूद है, हमारे बॉडी कंडीशंस को, हमारे वेदर को, हमारे क्लाइमेट को बहुत इंफ्लुएंस करता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझेंगे। जब हम बात करते हैं ड्राई एयर की तो इसका मतलब है हवा में मॉइस्चर कम है ना। और जब हम बात करते हैं ह्यूमिड एयर की तो इसका मतलब है हवा में ऑलरेडी क्या है, मॉइस्चर है। तो ड्राई एयर ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है, इसका मतलब है रेगिस्तान, डेजर्ट की एयर इमेजिन करिए, वहां की अगर हवा चलेगी तो वो ढेर सारा क्या करेगी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी। और अगर जहां पे बात कर रहे हैं जहां खूब बारिश पड़ रही है, चेरापूंजी हो गया, नाम सुना है ना, चेरापूंजी हो गया, मौसिनराम हो गया, वहां की हवा बहुत नम होगी, क्या वहां ऑलरेडी एयर में बहुत ह्यूमिडिटी है। बात समझ आ रही है? अब क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करती है इवेपोरेशन पे, क्योंकि इवेपोरेशन एक मेन फैक्टर है। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब पानी का भाप बनना, वाटर से वाटर वेपर बनने के प्रोसेस को कहते हैं हम इवेपोरेशन। और ह्यूमिडिटी, जब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की तो ह्यूमिडिटी इस पर बहुत इंपॉर्टेंटली डिपेंड करती है। अगर ह्यूमिडिटी एयर में ज्यादा होगी, मैंने कहा एयर में पहले से ही मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा और वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाएगी। और इसका उल्टा कर दो, एयर ड्राई है, एयर में मॉइस्चर कम है, तो अब वो ज्यादा मॉइस्चर या ज्यादा इवेपोरेशन ले पाएगी। और किस पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन? डिपेंड करता है हीट पे। वो कैसे? अगर धूप बहुत पड़ रही है, जैसे गर्मी का दिन है, तो आपको पता ही है हाई टेम्परेचर है, तो धूप ज्यादा होने की वजह से जो एयर और जो ग्राउंड में मॉइस्चर अवेलेबल था वो सब क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, ज्यादा वेपर अवेलेबल हो पाएगा, ज्यादा इवेपोरेशन हो पाएगा। एंड लास्ट डिपेंड करता है विंड पर। अगर विंड ब्लो कर रही है, खास करके स्ट्रांग विंड ब्लो कर रही है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मतलब विंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको दो इमेजेस से मैंने प्रूव करने की कोशिश की। देखिए यहां पर जो ग्लास है ये लेस ह्यूमिड है, और यहां देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इसमें ज्यादा है। सिमिलरली आप देख सकते हैं ड्रॉप्स, है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपको ह्यूमिडिटी की याद दिला रहे होंगे। अब वर्ड आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जैसे ही वर्ड एब्सोल्यूट आता है तो एक फिक्स नंबर हो जाता है वर्ड, क्या? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हेल्ड बाय एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, मतलब कि एक निश्चित टेम्परेचर में। एग्जांपल समझाता हूं, एक एग्जांपल समझिएगा। अगर मैं कहूं कि आज 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इस समय हमारी एयर का वाटर वेपर ये है, तो जब हम एक फिक्स नंबर बता देते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका नंबर बताते हैं, तब वो बन जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी।
और इसी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ध्यान से सुनिएगा, इसी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को एयर की जो ह्यूमिडिटी अभी है उसकी टोटल से कंपेयर कर लें, उसके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी से कंपेयर कर ले, तो ये बन जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज कंपैरेटिव, इट इज द रेशियो बिटवीन द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर and the maximum amount of water vapor that can be held in that air at same temperature। बात समझ आ गई है? रिलेटिव मतलब कंपेयर करना, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, इतनी बात कर रहे हैं, क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके और मेरे ऊपर या हमारे एनवायरमेंट, हमारे क्लाइमेट के ऊपर। देखिए मैंने पहले ही बताया, अगर ह्यूमिड एयर होगी, हवा में पहले से मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, तो आप बहुत अप्रेसिव महसूस करेंगे, आपको बहुत उलझन होने लगेगी। हम कहें, मेरी भाषा में कहें, बहुत कहते हैं ना, चिपचिपाहट महसूस होने लगेगा, ऑप्रेसिव महसूस होने लगेगा। और हमारे कंफर्ट के लिए ह्यूमिडिटी एक्सेस होना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी हवा में ज्यादा है तो हमारी बॉडी से क्या होगा, हमारी बॉडी से मॉइस्चर नहीं रिलीज होगा, हमारी बॉडी प्रेस्पायर नहीं करेगी, नतीजा क्या होगा, हमें चिड़चिड़ापन लगेगा। आप देखिए माथे पे आप देख पा रहे हैं कि पसीना आ रहा है, तो जितना पसीना उतना मस्त, सही सुन रहे हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी टाइमली प्रेस्पायर कर रही है, आप कहीं से वॉक करके आ रहे हैं, दौड़ करके आ रहे हैं, और आपकी बॉडी क्या कर रही है, पसीने बह रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। पर आपकी बॉडी क्या कर रही है, प्रेस्पायर नहीं कर पा रही है, क्योंकि बाहर हवा में पहले से ही बहुत मॉइस्चर है, तो आपको उलझन महसूस होने लगेगी। इसका मतलब है अगर वहां हाई ह्यूमिडिटी है तो स्वेटिंग, पसीना बहना कम होगा, और नतीजा हम अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, हम वार्म महसूस करेंगे। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी एयर से आपकी क्या कर रही है, आपके बॉडी को क्या करती है, कह सकते हैं आपकी बॉडी के लिए फेवरेबल है अगर वो एक बहुत लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी तो समझ में आ गया कि मॉइस्चर कितना है, इसको नाप लो, पर कैसे नापो, तो इसके लिए आपको डिवाइस दे देता हूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हाइग्रोमीटर। इसे वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर कहते हैं। एक तरफ ड्राई बल्ब होता है, मतलब इसमें बल्ब में मॉइस्चर नहीं होता है, मरकरी होता है, जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, एक वाटर कंटेनर से अटैच्ड होता है ये बल्ब, हम इसे कहते हैं ड्राई एंड वेट बल्ब, ठीक है। हाइग्रोमीटर का नाम है, जो कि मॉइस्चर को मेजर कर सकता है। आइए बहुत ही टिपिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, इवेपोरेशन का दुश्मन यूज कर रहे हैं, कंडेंसेशन। तो सर ये क्या है? अच्छा, मैं एक बेसिक चीज पूछता हूं तुमसे, तुमने कभी चाय बनाई है? पक्का बनाई होगी चाय, या बनते हुए देखी होगी। तो चाय जब मम्मी बना रही होती है, या चाय आप बना रहे होते हैं, वैसे लिख के मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे राइजिंग स्टार, चाय बनाने आती है क्या? मैगी तो बनाने आती है पक्का। तो जब तुम चाय बनाते हो तो तुम देखते हो कि जो बहुत सारा चाय के ऊपर व्हाइट सा कुछ राइज करता हुआ नजर आता है, देखा है? कुछ व्हाइट सा स्मोकी सा, हाँ वही है वाटर वेपर, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, बस एक स्टील की प्लेट ऊपर रख देनी है, जहां से ये वाटर वेपर राइज हो रहा है, बस उसके ऊपर रख देनी है। आप देखेंगे जैसे ही ये वाटर वेपर ऊपर स्टील की प्लेट से टकराएगा, वहां ये वाटर वेपर वापस वाटर बन जाएगा। बस यही प्रोसेस है कंडेंसेशन, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर बैक टू वाटर, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन का ठीक रिवर्स हो रहा है। इवेपोरेशन में पानी भाप बनता था, अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, भाप को पानी बनाना है, ठीक है। और भाप को पानी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? भाप को, वाटर वेपर को ठंडा करना पड़ता है, बस। तो होता क्या है सर, इस दौरान होता क्या है? अगर मैं बात करूं, जब कंडेंसेशन चल रहा होता है, उस समय जो हीट होती है, जो कि वाटर वेपर में होती है, याद रखिएगा वाटर वेपर, हाँ वाटर वेपर में एक लेटेंट हीट होती है, वो हीट रिलीज हो जाती है, और कंडेंसेशन सिर्फ और सिर्फ तभी टेक प्लेस कर सकता है जब एयर में, ध्यान दीजिएगा, जब एयर में सैचुरेशन आने लगे। सर ये क्या मतलब हुआ? ओनली व्हेन वाटर वेपर इज एडेड टू सैचुरेटेड एयर, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जब एयर गेट सैचुरेटेड। आइए इसको एक नंबर से समझते हैं। हाँ, जैसे मैं समझाता हूं, जैसे 25 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है। अब एयर के अंदर कितनी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है? 30 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। ये एयर की क्या है? 25 डिग्री पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है। इसी को तो कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब
इफ द टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, इफ द टेम्परेचर फॉल्स टू 20 डिग्री, तो 25 से टेम्परेचर क्या आ गया, 20 हो गया। अब क्या होगा, अब इट कैन होल्ड ओनली 24 ग्राम, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, अब ये मॉइस्चर कम होल्ड कर पा रहा है। तो ये जो 6 ग्राम है ये कहां गया, ये 6 ग्राम ऑफ वाटर कहां गया, ये 6 ग्राम ऑफ वाटर वेपर वाटर बन गया। बात समझ आई। तो ये फिनोमेना हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वेदर में हर वक्त हो रहा है। आपके और मेरे जाने बिना हमारे नेचर में यह सब कुछ हर वक्त चल रहा है, मैं सच कह रहा हूं। तो कंडेंसेशन हमारे एटमॉस्फेयर में टेक प्लेस कर रहा है, पर इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि कंडेंसेशन तभी होगा जब मॉइस्चर होगा, जब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होगा। और दूसरा, कंडेंसेशन करने के लिए अर्थात वाटर वेपर को वाटर बनने के लिए चाहिए एक मिनिस्क्यूल। क्या होता है सर मिनिस्क्यूल? अरे भाई, जैसे एटम के छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ना, उसे कहते हैं मिनिस्क्यूल। मतलब मॉइस्चर, मतलब वाटर वेपर वाटर बन रहा है, तो आखिर वाटर किस पर बनेगा? कोई वस्तु होनी चाहिए ना, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, बस उसी ऑब्जेक्ट को कह रहा हूं मिनिस्क्यूल। अब वो ऑब्जेक्ट कोई टेबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट डस्ट पार्टिकल हो सकता है, सॉल्ट हो सकती है, इवन स्मोक पार्टिकल हो सकता है। मतलब वाटर वेपर किसी भी पर्टिकुलर छोटे से माइक्रोस्कोपिक से न्यूक्लियाई पर भी जाके कंडेंस हो सकता है, और ऐसा होना कंपलसरी है। क्योंकि किस पे करेगा? वाटर वेपर को वाटर बनाने के लिए कोई एक पार्टिकल की जरूरत है, हम इसे कह रहे हैं मिनिस्क्यूल पार्टिकल। और क्या खास बात है, एक टेम्परेचर भी चाहिए होता है जब ऐसा होगा। हर टेम्परेचर पे वाटर वेपर वाटर नहीं बनेगा, उस टेम्परेचर को कहेंगे बिलो द ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट नाम का एक टेम्परेचर है, जब तक ड्यू पॉइंट से नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा तब तक कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, आइए टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन या फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन समझे। हमारे एनवायरनमेंट में मैंने कहा हर वक्त हर समय इवेपोरेशन और कंडेंसेशन चल रहा है, हमारे जाने और अनजाने। चलिए मैं आपको रियल लाइफ की बात करता हूं। अब आप देखिए, यहां पे तो ग्रासेस दिखाई दे रही है आपको। ग्रासेस में जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, ग्रासेस में जो वाटर है वो वेपर बन जाता है। उसी तरह से वाटर बॉडीज में, उसी तरह से ओशंस में, रिवर्स में जो वाटर वेपर है, हाँ जो वाटर है वो वेपर बन रहा है, वो हर पल हो रहा है ऐसा, हाँ हर पल। तो ये जा कहां रहा है? यही वाटर वेपर लाइट होने की वजह से क्या होता है, राइज कर जाता है। ठीक है, तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं? इसी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से बनते हैं। ये जो वाटर वेपर है ये ऊपर आसमान में चला जाता है, और वहां मौजूद जो न्यूक्लियाई होता है, जैसे मैंने कहा था मिनिस्क्यूल पार्टिकल, उसमें जाके क्या हो जाता है ये, हाँ उसमें जाके कंडेंस हो जाता है। वाटर वेपर हमारे आसपास नहीं, हमारे ऊपर एक हाइट पे जाकर के क्या होता है, वहां जाके कंडेंस हो जाता है, और वहां पे सस्पेंडेड इन द एयर रहता है, हमें बादल दिखते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे बादल बनता है, क्या कंडीशन है बादल बनने की। तो जब हम बात कर रहे हैं क्लाउड की, तो क्लाउड इज फुल्ली सैचुरेटेड। व्हेन क्लाउड इज फुल्ली सैचुरेटेड, ह्यूमिडिटी रीचेज 100%। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लाउड्स बन गए हैं और उसमें पानी बन चुका है, और उसके अंदर जब पानी 100% हो जाएगा, तब क्या होगा, क्लाउड क्या हो जाएगा, गिव्स फॉल डाउन एज रेन करेगा। अब आता है कि ये सब होता कब है? तो मैंने कहा जब वार्म मॉइस्ट एयर, वो हवा जो हमारे ग्राउंड के आसपास है, हाँ ये जब हवा गर्म होती है तो गर्म हवा हल्की होती है। आपने सुना है ना कि वार्म एयर, गर्म हवा क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है, सो इट राइजेस। और जब ये राइज करती है तो जैसे जैसे राइज करती है इट गेट्स कूल, क्योंकि हायर वी गो कूलर इट गेट्स। और एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद ये वाटर वेपर वाली हवा, इस मॉइस्ट एयर, एक पर्टिकुलर हाइट होने के बाद ड्यू पॉइंट से बिलो टेम्परेचर चला जाता है। और जहां ऐसा होगा, जितनी भी हाइट पे ऐसा होगा कि टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट हो जाएगा, वहीं ये वाटर वेपर वाटर वापस बनना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा धरती पे नहीं हो रहा है, कहां हो रहा है, ऊंचाई पे हो रहा है, हाई इन द एटमॉस्फेयर हो रहा है। और वहां जो डस्ट पार्टिकल है, वहां जो मिनिस्क्यूल पार्टिकल है, न्यूक्लियाई है, उस पे जाके वो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब कब तक बनता रहेगा? मैंने कहा वाटर बनता रहेगा जब तक कि 100% क्या, जब तक कि 100% उसके अंदर क्या हो जाए, मॉइस्चर करना कलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो और वाटर कलेक्ट होने के लिए मैंने कहा सबसे कीवर्ड क्या है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। सर ये क्या है?
अभी बताया तो, मिनिस्क्यूल पार्टिकल, एक सब एटॉमिक पार्टिकल, एक पार्टिकल जिस पे वाटर वेपर को क्या करना है, कंडेंस होकर वाटर बनना है, ये होना कंपलसरी है। मतलब ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी। मतलब इमेजिन करिए, जरा समझिए मेरी बात से, आप एक वैक्यूम के, हाँ आप एक वैक्यूम एकदम नीट एंड क्लीन स्पेस में है, जहां पे एक भी एयर या मॉइस्चर कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप चाहेंगे कि क्लाउड्स बन जाए, असंभव है, असंभव है। हां बात समझ रहे हैं, क्यों नहीं मून पर बारिश पड़ती है, क्लाउड आते हैं? मून में एयर नहीं है, मून में ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई नहीं है। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे स्मोक हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स हो, ये हमारी एयर में है, और इसी पे जाकर के वाटर वेपर वाटर बनता है, इसी पे बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। बात समझ आ गई? ये नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे। और कंडेंसेशन हो गया तो मैंने कहा ये कंडेंसेशन मतलब ये वाटर वेपर वाटर बनने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये नो मोर अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी एडेड। हम इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या? सैचुरेशन, या आम भाषा में बोले रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। जब बादलों में इतना मॉइस्चर इकट्ठा हो गया है कि ये फुल्ली सैचुरेट हो गया है, इसका मतलब और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है अब उसके अंदर, हम इसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। तब ये बादल क्या करेंगे, ये बादल बारिश बन जाएंगे और हमें रेन दे देंगे। बात समझ आ गई? कब रेन होती है, हाउ रेन इज कॉज, समझ में आ गया है? अब आप डिफाइन कर लोगे। चलो अब बताते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो हमारे आसमान में तो बहुत तरह के क्लाउड्स बनते हैं, जैसे कि सिरस क्लाउड्स होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, पूरे आसमान में फैले होते हैं, ऐसा लगता है किसी ने क्या किया है, ऊन छिड़क दिया आसमान में, पर ये होते बहुत हाई एल्टीट्यूड्स में। ये रेन ज्यादा कॉज नहीं करते हैं, ठीक है, बस सन को शेडो कर देते हैं। दूसरे क्लाउड्स होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, ये सबसे कॉमन क्लाउड्स होते हैं, और ये आपको मॉनसून में सबसे ज्यादा देखेंगे। ये घने बादल होते हैं और ऐसा लगता है किसी ने कॉलीफ्लावर, हाँ जो पत्ता गोभी होती है ना, किसी ने उसको क्या कर दिया, फैला दिया है। पत्ता गोभी, हाँ याद आया, पत्ता गोभी के शेप की होती है। एंड दीज क्यूमुलस क्लाउड्स आर हॉरिजॉन्टल इन दी बेस, नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल होते हैं, ऊपर का शेप जो होता है वो डोम शेप होता है। ऊपर से ऐसे कैसे होते हैं, हाँ पत्ता गोभी जैसे राउंड से शेप होते हैं, ऊपर से राउंड शेप, नीचे से फ्लैटर होते हैं, और यही सबसे ज्यादा रेन बेरिंग क्लाउड्स होते हैं। मतलब मॉनसून में आपको ये क्लाउड्स बहुत कॉमनली दिखेंगे आसमान में। और तीसरा आखिरी क्लाउड्स होते हैं स्ट्रेटस। स्ट्रेटस क्लाउड्स लेयर्स में होते हैं, मतलब क्लाउड, फिर उसके ऊपर क्लाउड्स का लेयर, फिर उसके ऊपर क्लाउड्स का लेयर, दैट इज। तो ये कॉमन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है। एक वर्ड आता है ड्यू, हाँ आप इसे कहते हैं ओस की बूंद। क्या कहते हो? हाँ ओस, ड्यू। ये कब बनता है? देखिए हमारे धरती में जब टेम्परेचर ठंडा होने लगता है, और जो वाटर वेपर आपके आसपास है, जो, हाँ तुम्हारे और मेरे बीच में भी वाटर वेपर है अभी। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ एयर में है, पर मैंने कहा ना, क्योंकि वाटर वेपर जो एयर में है वो हमें और आपको अभी दिख नहीं रहा है। हाँ देखना चाहते हो ना, बस क्या काम करो, देखना चाहते हो वाटर वेपर, एक काम करो, बस क्या करो, एक ग्लास ऑफ, एक प्लेन ग्लास में क्या करो, एक ग्लास लो, और उसमें क्या करो, 2-3 आइस क्यूब्स डाल दो, खत्म खत्म। 2-3 आइस क्यूब डाल दो, और तुम देखोगे कि उस ग्लास के बाहर तुम्हें पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं। यही पानी के ड्रॉपलेट्स जो है ये कंडेंसेशन बता रहे हैं। कहां से आया, पूछ रहे हो क्या, ये कहां से आया पानी के ड्रॉपलेट्स? तो जो ग्लास आपने जिसमें आइस क्यूब डाला था, उसके बाहर की एयर, उसका टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट हो गया, और वहां का मॉइस्चर क्या हो गया, वहां का जो वाटर वेपर था वो वाटर बन गया, बस, और वो स्टिक टू द ग्लास कर गया। मैंने कहा था ना, कंडेंसेशन होने के लिए एक न्यूक्लियाई की जरूरत पड़ेगी, तो ग्लास की सरफेस क्या हो जाएगी, वहां न्यूक्लियाई का काम करेगी। हम बात कर रहे हैं ड्यू की, और यही कंडीशन हमारे प्रकृति में हमारे आसपास होती है ठंडी के दिनों में। अभी अब ठंडी और बढ़ेगी, जैसे 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 टेम्परेचर और लो हो जाएगा, तब क्या होगा, आप देखेंगे घर से बाहर आप निकलेंगे तो आपके घर के आपके घर के जो मेन डोर है, आपके घर का जो मेन दरवाजा है, उस पर पानी की लेयर चढ़ी होगी। आपकी जो बाहर रखी साइकिल है, आपकी जो मोटरसाइकिल है, कहीं आपने उसको टच कर दिया तो आपने देखा उस पर हल्के से पानी की बूंदें चढ़ी हुई हैं। कहीं आसपास पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, और कहीं लीफ ऑफ द प्लांट्स है, आप उस पर टच करेंगे, देखेंगे कि उस पर क्या हो रहा है,
हाँ, पानी की बूंद है, आ जाता है ना। इवन आपकी जो ग्रास की फील्ड है स्कूल की खास करके, उसमें भी क्या है, पानी की बूंद है। ये है ड्यू ड्रॉप्स। कैसे बना? तो मैंने कहा यही वाटर वेपर क्या हो गया है, सरफेस पर जो कूल सरफेसेस है उस पे वाटर में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा कब होता है? जब टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट चला जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब। ड्यू तो बन गया, पानी बन गया, है ना, भाप पानी बन जाता है। मैंने बताया था वाटर वेपर वाटर बन जाता है। कब बनता है? जब टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट होता है। मैंने कहा नेचर में हर जगह ऐसा होता है। पर आप सोचिए टेम्परेचर अब बिलो 0 डिग्री चला जाए तब क्या होगा? मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया तो यही वाटर वेपर, वाटर पहले बना, मैंने कहा ड्यू बन गया है, मैंने कहा ओस की बूंदें बन गई, बड़ी अच्छी लगती है देखने में। और यही ओस की बूंदें अगर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री चला जाएगा, वेरी लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? यही ओस की बूंदें बर्फ बन जाएंगी। हाँ, छोटे छोटे माइन्यूट क्रिस्टल्स ऑफ आइस बन जाएंगे पूरे धरती पर। कश्मीर में या उन प्लेसेस में जहां पर स्नोफॉल्स होती है, जहां ठंडी प्लेसेस है, वहां पर ऐसी बहुत होता है। वहां पर ड्यू स्नो बन जाती है, फ्रॉस्ट बन जाती है, और फ्रॉस्ट नुकसान करती है प्लांट्स को। ये कहां बनती है? मैंने कहा जहां भी वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, अब वो चाहे ग्रासेस के ऊपर हो, लीव्स के ऊपर हो, रॉक्स के ऊपर हो, या बाहर रखी गाड़ियां हैं, आपकी कार रखी है आपके घर के बाहर, हाँ, उस पर एक बर्फ की ऊपर से लेयर चढ़ जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉस्ट। वैसे फ्रॉस्ट मैंने कहा प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हिंदी में इसको पाला पड़ता कहते हैं। क्या? पाला पड़ना। अब और भी टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन पड़ते हैं, जैसे फॉग होता है। कई बार फॉग और मिस्ट आपको एक जैसा लगेगा, पर दोनों अलग अलग है। आइए समझाते हैं। फॉग, देखिए ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर अगर क्या हो जाए, हमारे अर्थ के आसपास ही वाटर बन जाए, जो बादल आप ऊपर देख रहे थे, अगर वो बादल आपके पास आ जाए, नीचे आ जाए, तो बस यही बादल कहलाता है फॉग। हाँ, तो ठंडी के दिनों में क्या होता है, जब धरती बहुत ठंडी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है लैंड का एक फिनोमेना, इट गेट्स कूल्डर फास्टर देन दी वाटर। तो लैंड ठंडी हो जाती है, और लैंड ठंडी हो जाती है तो इसके आसपास जो एयर होती है वो, उसका टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट हो जाता है। तो इसलिए जो मॉइस्चर है वो वाटर बन जाता है, और कंडेंस्ड होकर के क्या होता है, एयर में सस्पेंडेड रहता है। ध्यान दीजिएगा, एयर में सस्पेंडेड रहता है। बस इसी को कहते हैं हम लोग क्या? कोहरा। हाँ, यहां कुछ लोग कोहासा भी बोलते हैं। आपके एरिया में इसका क्या नाम है? देखिए मैंने तो अपने यूपी वाली भाषा में बता दिया कि कोहरा या कोहासा बोलते हैं, जिसमें सफेद सफेद से बादल होते हैं और आपको ड्राइविंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। हाईवे पे निकलिए तो दूर दूर तक, हाँ यही है फॉग। और अगर ये डेंस नहीं हो, कम डेंस हो, हल्का हो, तो इसे मिस्ट कहते हैं। मतलब डेंस ज्यादा हो जाएगा और दूर दूर तक नहीं दिखेगा, समझ जाइए फॉग है। और थोड़ा बहुत है, छिछला है, कम है, तो आप समझ जाइएगा इसको कहते हैं मिस्ट। क्लियर है? बात करेंगे अब प्रेसिपिटेशन की। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? किसी भी रूप में, ध्यान से समझिएगा, किसी भी रूप में पानी का धरती पर लौटना, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। सही सुन रहे हैं? अब पानी के रूप में धरती पे गिर रहा है, हम इसे कहते हैं बारिश, हम इसे कहते हैं रेन। और सबसे कॉमन है रेन ड्रॉप्स, मतलब रेन की बूंदें अगर धीरे धीरे से गिरती रहे और लंबे समय तक गिरती रहे, इसे कहते हैं ना अपनी भाषा में कि हल्की सी बारिश हो रही है, हल्की सी बारिश हो रही है, इसे कहते हैं ड्रिजल भी कहते हैं। जब बारिश की बूंदें छोटी होती हैं और बहुत तेज बारिश नहीं पड़ती है, और अगर बारिश की बूंदें बहुत बड़ी बड़ी तर 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 बारिश पड़ती है, हम इसे कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। दोनों आपने देखा होगा। क्या कहते हो? बारिश में तो दोनों महसूस किया होगा। फिर आता है स्नो। तो अगर पानी की बूंद, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वो ठंडी प्लेसेस में क्या हो जाते हैं, स्नो बन जाते हैं। सर ये स्नो क्या होता है? व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीजेस, जो मॉइस्चर है वो फ्रीज कर गया है, बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, एंड इट इज सॉफ्ट। इट इज सॉफ्ट। ये कहां होता है? ज्यादातर हाई माउंटेन्स पे होता है, या उन प्लेसेस पे होता है जहां टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री आ जाता है। उन जगहों पे मॉइस्चर वाटर के आइस के रूप में चेंज होता है, स्मॉल आइस पीसेस में चेंज होता है। क्या? छोटी छोटी बर्फ के टुकड़ों में चेंज होता है, माइक्रोस्कोपिक आइस पार्टिकल में चेंज होता है, एंड दिस इज स्नो, एंड स्नो इज सॉफ्ट। हाँ, स्नो में जाइए, बड़ा मजा आता है। स्नोफॉल के समय बड़ा मजा आता है। आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा,
है ना, स्नोफॉल में लोग एंजॉय करते थे, हाँ वो बहुत अच्छी लगती है। पर यही स्नोफॉल अगर हेल स्टॉर्म बन जाए तो हो। अब दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। स्नो मैंने कहा छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक आइस के ड्रॉप्स होते हैं, आइस के पीसेस होते हैं, व्हेन दे फॉल डाउन। हाँ ज्यादा मैंने कहा जहां भारी कोल्ड क्लाइमेट्स होता है, मैंने कहा हाई माउंटेन्स में होता है, वहां ये होती है। पर मैंने कहा ये बहुत सॉफ्ट होती है, अच्छी होती है, आप इसके साथ खेल सकते हैं। पर हेल क्या होता है, बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े आइस के, अब स्नो नहीं है, आइस, आइस इज सॉलिडिफाइड, बर्फ का बड़ा टुकड़ा अगर आपके ऊपर गिर जाए, गाड़ियों पे गिर जाए, खेतों में गिर जाए, सब बर्बाद हो जाता है। दैट इज हेल स्टॉर्म या हेल। ये कब होता है, जब क्या वर्टिकल एयर करंट क्या करती है, एक आईसी लेयर को पास कर जाती है। मैं समझाने के लिए कहता हूं कि कहीं पे बहुत मॉइस्चर है, ठीक है, कहीं पे बहुत गर्म हवा है जिसमें बहुत मॉइस्चर है, अचानक क्या होता है, कोल्ड लेयर, ध्यान से सुनिएगा, अचानक एक हाई वॉल्यूम ऑफ कोल्ड एयर उससे पास कर जाती है, तो सडन ये वाटर वेपर क्या हो जाता है, वाटर बन जाता है, और ये बन जाता है आइस, सॉलिड आइस बन जाता है। बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरते हैं, और जब ये नीचे गिरते हैं, ओहो, दाड़ 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 दाड़, बहुत तबाही मचाते हैं। हाँ, मैंने तो अपने घर के आसपास एक दो बार हेल स्टॉर्म देखा भी है, और आपने भी जरूर महसूस किया होगा, बड़ी तेज इसमें बर्फ गिरती है, और ये बर्फ लगती है, चोट पहुंचाती है, खेतों को बर्बाद कर सकती है, गाड़ियों को बर्बाद कर सकती है। तो हेल स्टॉर्म इज नॉट गुड, ठीक है। आइए अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रेनफॉल है, मोस्ट कॉमन रेनफॉल, सबसे पॉपुलर रेनफॉल है रिलीफ रेनफॉल। इसको कई बार ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ये रेनफॉल सबसे ज्यादा कॉमनली रेनफॉल होती है। हमारे देश में जो मॉनसून रेन होती है उसमें भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस रेनफॉल की खास बात क्या है कि इस रेनफॉल के लिए एक वाटर बॉडी का होना, नियर अ माउंटेन होना कंपलसरी है। ये रेनफॉल तभी कॉज होगी जब एक वाटर बॉडी से रेन बियरिंग विंड्स, मॉइस्चर विंड्स क्या करती हैं, माउंटेन को क्लाइंब करती हैं। और जैसे जैसे आपको पता ही है कि ये मॉइस्चर विंड्स राइज करेंगी तो दे फॉर्म क्लाउड्स। और जिस साइड से सी है, जिस साइड में सी है, उस साइड को कहते हैं विंडवर्ड साइड। क्योंकि इसको विंडवर्ड साइड इसलिए नाम दिया है क्योंकि यहीं से विंड ब्लो कर रही है, यहीं से विंड ब्लो कर रही है, इसको कहते हैं विंडवर्ड साइड। और यहीं पे सबसे ज्यादा मॉइस्चर होता है, सबसे ज्यादा बारिश भी इसी साइड मिलती है। The side which is facing, the side of mountain facing the sea is windward side and receives the maximum amount of rainfall, while the side opposite to it is called as a leeward side and it is a rain shadow area. इसको बोलते हैं rain shadow area because there only a small part of the rainfall is received. क्योंकि यहां पर से जो winds हैं वो जब अपना moisture shed कर देंगी तो अदर साइड में जब wind पहुंचेगी वो ड्राई हो चुकी होगी। हमारे देश में ऐसा वेस्टर्न घाट्स में होता है। हाँ, वेस्टर्न घाट्स में जब मॉनसून विंड्स टकराती हैं तो वो विंडवर्ड साइड में खूब हैवी रेनफॉल देती हैं, जबकि लीवर्ड साइड में, हाँ जिसे हम रेन शेडो एरिया कहते हैं, उस साइड में बहुत कम रेनफॉल होती है। एक दूसरी टाइप की रेनफॉल है जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। ये उन जगहों पे होती है जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। इक्वेटर एक अच्छी प्लेस है, हाँ इक्वेटर एक ऐसी प्लेस है जहां पे दिन में वेरी वेरी हाई टेम्परेचर होता है, और जब हाई टेम्परेचर होता है तो वाटर वेपर क्या करते हैं, राइज कर जाते हैं, और जब वाटर वेपर राइज करते हैं बन जाते हैं ऊपर जाके क्लाउड्स, एंड बाय द इवनिंग दे फॉल डाउन एज रेन। तो एवरी डे देयर इज हैवी रेन एट 4 o'clock। कई बार इसको बोलते हैं 4 o'clock शावर। क्या हो रहा है, हर दिन क्या हो रहा है, मॉइस्चर राइज हो रहा है, धूप पड़ रही है, क्योंकि मैंने कहा ऐसी प्लेस में होता है जहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जहां हाई टेम्परेचर होने की वजह से मॉइस्चर राइज करता है, दिन तक तो राइज करता रहता है, और बाय द टाइम ऑफ 4 PM दिस मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स फॉल डाउन एज रेन। हम इसे कहते हैं, मतलब हर दिन बारिश होती है। तो जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं या जो कंट्रीज इक्वेटर पे है, आप इक्वेटर पे रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा बारिश होती है ना। हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इक्वेटर पे हैं, और वहां पर ऐसा होता है कि वहां के लोग भी बहुत काले होते हैं। आपने शायद देखा होगा, आपने अफ्रीका के कॉन्गो का देश नाम सुना होगा, हाँ जायर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन। इस रेन की कुछ खासियत है। ये रेन कॉज होती है
साइक्लोन्स की वजह से, डिप्रेशंस की वजह से। अब आते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, वार्म एयर राइज करती है, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए, जो धरती गर्म हो गई है, ठीक है, तो धरती से जो वार्म एयर है, धरती से निकलने वाली क्या हो रही है, वो क्या कर रही है, राइज कर रही है, ठीक है। अब कोल्ड एयर जो होती है वो भी होती है। दो तरह की एयर है, एक तरफ वार्म एयर और एक तरफ कोल्ड एयर। तो वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि आपको पता है वार्म एयर क्या होती है, हल्की होती है। वार्म एयर एक्सपेंड करती है, हल्की होती है, राइज करती है। जबकि कोल्ड एयर क्या होती है, वो भारी होती है और वो हमेशा क्या करती है, सिंक करती है। कोल्ड एयर मूव्स डाउनवर्ड बिकॉज इट इज हैवी। सिंपल है। अब इन दोनों की बाउंड्रीज को कहते हैं, जहां इन दोनों की बाउंड्री होती है, इसको कहते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रंट। और वार्म एयर क्या करती है, वार्म एयर इस कोल्ड एयर को पार करके ऊपर चले जाती है, कोल्ड एयर को पार करके ऊपर चले जाती है। और जब ये राइज करती है इस कोल्ड एयर के ऊपर, वहां पर ये कंडेंस होकर के क्लाउड बन जाते हैं। वार्म एयर condenses when it rises just above the cold air and it forms cloud. वहां पर जब रेन होती है तो उसे कहते हैं क्या, कन्वेंशनल, उसे कहते हैं साइक्लोनिक रेन या फ्रंटल रेन। फ्रंटल क्यों है, क्योंकि मैंने कहा वहां पे फ्रंट्स बन रहे होते हैं। फ्रंट्स मतलब होता है बाउंड्रीज बन रही है। किसके बीच में बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बिटवीन दी हॉट एयर एंड दी कोल्ड एयर। बात समझ आ गई, इसीलिए इसको साइक्लोनिक या फ्रंटल रेन बोलते हैं। ये उन जगहों पे ज्यादा कॉमन है जहां पर साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर ह्यूमिडिटी। मैंने लेटेस्ट टॉपिक, सारे डायग्राम्स आपके साथ शेयर कर देने हैं, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने लेट ज्वाइन किया है या बीच बीच में मिस किया है, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, सारा वीडियो स्टार्ट से देखिए। और एक और काम कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो प्लीज इसको अपने आप को ही शेयर कर दो। ये वीडियो अपने आप को, हाँ खुद को मैं कह रहा हूं, शेयर कर दो। क्यों, ताकि फिर दोबारा जब रिवीजन करने का मौका मिले मैं यहीं से रिवाइज करूं। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू माय राइजिंग स्टार्स। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि अपनी प्रिपरेशन को दी बेस्ट बनाओ, एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू एंड टू हेल्प यू। नोट्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल बी शेयरिंग दी नोट्स इन दी टेलीग्राम चैनल। हाँ, आपका एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल है, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर कोई भी पेड या किसी भी तरह की फीसेस हम चार्ज नहीं करते हैं। सो बाय फ्रॉम नाउ।